हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स, यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लेटेंट हीट एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप सबको पता है कि हम बेसिकली डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने में, लेकिन टेम्परेचर की मोस्ट कॉमन 3 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होता है, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरी यूनिट होती है केल्विन, ये एसआई यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। और तीसरी यूनिट होती है फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ये 3 यूनिट हैं टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब अगर हमें इनको इंटरचेंज करना हो तो कैसे करते हैं? अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, मतलब दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करके, अगर आपको 1.5 से कुछ दिक्कत हो रही हो तो 273 केल्विन ले सकते हैं। ठीक है, तो 273.15 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन आप इसको अप्रोक्स कितना ले सकते हैं? 273 केल्विन। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री का इतना है तो 1 डिग्री सेल्सियस का कितना होगा? एक और बढ़ जाएगा, मतलब 273.15 प्लस 1। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना होगा? 274.15, इतने केल्विन। तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 274.15 केल्विन। तो हमने क्या किया? 1 ऐड किया। तो ऐसे कोई भी टेम्परेचर, अगर सपोज करो T डिग्री सेल्सियस है, तो T डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 274.15 प्लस T। ठीक है, तो T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू इतना 173, तो 173.15 प्लस T डिग्री सेल्सियस, इतने केल्विन। तो केल्विन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस के लिए केल्विन में अगर आपको चेंज करना है तो यूनिट इन केल्विन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यूनिट इन केल्विन या यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू 273.15 प्लस T डिग्री सेल्सियस, तो इतना केल्विन बन जाएगा। आपको कोई भी, सपोज करो आपको 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, तो केल्विन इक्वल्स टू 273.15 प्लस 27, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 300.15 केल्विन। तो इस तरीके से हम, अगर हमें डिग्री सेल्सियस केल्विन को, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना होगा तो 273.15 ऐड कर देंगे, या फिर अभी मैंने बताया था आपको 273 भी कर सकते हो। ये अप्रोक्स या राउंड ऑफ वैल्यू मान सकते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो आप 1.5 को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लिया। रूम टेम्परेचर को, जो
रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आपको इसको केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस में आपको फॉर्मूला लिखते हैं, चलो पहले T डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर है प्लस 273 इक्वल्स टू 25 प्लस 273 इक्वल्स टू 298 केल्विन। ठीक है, अब बात आती है फ़ारेनहाइट की। डिग्री सेल्सियस तो मोस्ट कॉमन है, हमारे पास में जितने भी थर्मामीटर हैं वो भी क्या होते हैं, डिग्री सेल्सियस बताते हैं। जो हम थर्मामीटर जो फीवर मेजर करने के लिए करते हैं दैट इज द फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इज द जो बॉडी टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं थर्मामीटर, उसमें फ़ारेनहाइट भी होता है और डिग्री सेल्सियस दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों स्केल लगे होते हैं। तो अब हमें फ़ारेनहाइट के बारे में बात करना है। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या होता है 9/5, फॉर्मूला याद रखेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस फॉर्मूले से हम डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो फॉर एग्जांपल आपको सपोज करो कोई भी टेम्परेचर है, उसको आपको किसमें करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अभी एक एग्जांपल लेके बताते हैं। तो सपोज करो ये रूम टेम्परेचर को ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर कितना बताया अभी 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू 25 प्लस 32। तो इक्वल्स टू 5 से डिवाइड कर दोगे 5, 45 प्लस 32 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हम कोई भी टेम्परेचर अगर हमें गिवन हो तो उससे हम क्या कर पाएंगे, फ़ारेनहाइट में उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी बात फ़ारेनहाइट की और केल्विन टेम्परेचर को कैसे चेंज करते हैं। तो सपोज करो आप, अब इसका अपोजिट भी देख लेते हैं। सपोज करो आपको दिया हुआ है 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। तो कैसे करेंगे, सब क्योंकि फ़ारेनहाइट केल्विन और फ़ारेनहाइट में कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। तो सबसे पहले इसको केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन को सबसे पहले डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो अभी बताया था केल्विन टेम्परेचर इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहां से T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 273 इधर जाएगा। तो केल्विन माइनस 273, केल्विन कितना है 298 माइनस 273 इक्वल्स टू कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। और अब 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे। दिस इज सेम फॉर्मूला लिखेंगे, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 इंटू 25 प्लस 32 और कितना आएगा ये 77 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हम इनको इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूला। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को भी फ़ारेनहाइट में हम इन फॉर्मूलेज को यूज करके चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है लेटेंट हीट की। तो ये लेटेंट हीट क्या होता है, इसको अगर हम समझे तो इससे पहले हमें स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन समझना पड़ेगा। आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, बता चुके हैं हम आपको पहले।
ठीक है। तो मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये 3 स्टेट होती है सॉलिड की। वैसे तो 5 स्टेट मानी जाती है, लेकिन अभी आप 3 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड अगर आपको कन्वर्ट करना, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देना पड़ेगा, सॉलिड को गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करके एक कंडीशन आएगी कि सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, इसमें लिक्विड में। तो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। ऐसे ही लिक्विड किस में कन्वर्ट होएगा? गैस में। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो आप गर्म करोगे, लिक्विड को गर्म करते जाओगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे लिक्विड बॉयल करने लगता है और तेजी से गैस में कन्वर्ट होता है। दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो दैट इज बॉइलिंग, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सेम वे में जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और इसका अपोजिट अगर हम देखें, गैस को मतलब वेपर्स को आप ठंडा करो तो वो किस में कन्वर्ट होएगा? लिक्विड में। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन। और अगर आप लिक्विड को और टेम्परेचर ठंडा करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड, यहां पे अगर हम बात करें, आपने ये वाटर लिया, ठीक है, वाटर कितना लिया? 1 kg, क्योंकि हमें एक फिक्स अमाउंट लेनी है। आपने 1 kg वाटर लिया, ठीक है, इसका टेम्परेचर को कम किया, तो टेम्परेचर कम करके कहां पे ले आए? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो नाउ इट स्टार्ट टू फ्रीज, ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट हो रहा है आइस में, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो जितनी हीट, क्योंकि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज करेगा, तो 1 kg वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है? आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो एट ए फ्रीजिंग पॉइंट पर 0, पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो एनी लिक्विड एट फ्रीजिंग पॉइंट कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, तो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट हीट के केस में क्या नहीं होता? टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इट मींस वाटर ने हीट रिलीज करी, किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो हीट रिलीज करके चेंज हुआ ना, तो इसका मतलब आइस की एनर्जी कम है और वाटर की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज करके वो आइस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। बिल्कुल सेम वे में यहां पर क्या है? लिक्विड ना एग्जांपल वाटर ही ले लेते हैं। तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर्स बनानी है, ठीक है। तो वेपर्स का टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन फिर भी वाटर से वेपर्स बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और तब वो वेपर्स में कन्वर्ट होएगा। तो 1 kg
1 किलोग्राम वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट या हीट एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बिल्कुल सेम वे में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं, आप इसको पानी को गर्म करें तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचेगा वैसे ही ये वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये वाटर बॉयल करता है तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर्स बनती रहती हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो ये हीट जा कहां रही है, टेम्परेचर क्यों नहीं राइज कर रही है, जब तो आप तो इसको कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि और आपको ये भी पता है कि हीट मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हीट जा कहां रही है, वो हीट इसकी लेटेंट हीट की फॉर्म में यूज हो रही है, मतलब स्टेट फॉर्मेशन में बदल रही है। ठीक है, रिक्वायर्ड हो रही है। तो इस तरीके से द हीट या द मैक्सिमम और मिनिमम हीट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ ए 1 kg सब्सटेंस। 1 kg सब्सटेंस की स्टेट फॉर्मेशन के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट इस केस में देखो वाटर से जब वेपराइज हो रहा है तो हीट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वाटर से आइस बन रहा है तो हीट रिलीज हो रही है। मतलब लेटेंट हीट में बी नेगेटिव एंड मे बी पॉजिटिव इन डिफरेंट केसेस। मतलब अगर हम फ्रीजिंग की बात करेंगे तो हीट रिलीज होएगी, और अगर हम वेपराइजेशन की बात करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेपर्स हैव मोर एनर्जी देन द वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर्स की एनर्जी ज्यादा है। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच इज मोर डेंजरस, बर्निंग इन 100 डिग्री सेल्सियस वेपर्स और बर्निंग इन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी उसमें बर्निंग ज्यादा डेंजरस होगी। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, वेपर्स की। इसीलिए द बर्निंग इन 100 डिग्री सेल्सियस वेपर्स इज मोर डेंजरस। ठीक है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर हम इसका उल्टा करें, कंडेंसेशन करें, तो कंडेंसेशन करोगे तो क्या होगा, वेपर्स एनर्जी लूज करेगा और किसमें कन्वर्ट होएगा, वाटर में। इट मींस यहां पर उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और वो कैसी होगी, फिर नेगेटिव, क्योंकि हीट रिलीज करेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिवर्स में हीट रिलीज होगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग द प्रोसेस लेटेंट हीट का नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वेपर्स को ठंडा करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों सेम होंगी अमाउंट। वाटर से वेपर बनाने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी वेपर से वाटर बनाने में हमें क्या मिलेगी, वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब ये रिलीज करेगा। तो इस तरीके से दिस इज द लेटेंट हीट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसा यूनिट्स के बारे में बताएंगे।